आपकी नोटबुक का वह पेज जहाँ पर आप लिखते हैं उसके लेफ्ट साइड में कुछ जगह छोड़ी होती है जहाँ पर आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। पेज के उस हिस्से को ही हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिया का मतलब होता है कि किसी को किनारे में ढकेल देना, और ऐसे में वह व्यक्ति केंद्र में नहीं रहता है। क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी का ये 5th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि सामाजिक रूप से हाशिया होने का क्या मतलब होता है। आपने भी इस हाशिया का महसूस अक्सर अपने क्लासरूम या प्लेग्राउंड में किया होगा। किसी भी जगह बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को बातें करना ज़्यादा पसंद है, कि वो कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई गाना में डांस में अच्छा होता है। तो जो व्यक्ति उन भीड़ से अलग होता है अक्सर उसका हास्याकरण किया जाता है। ऐसे ही हमारे समाज में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक का हास्याकरण किया जाता है। किसी भी देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। जिन धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक कहलाते हैं, और जिनकी संख्या कम होती है वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। हाशियाकरण के कई वजह हो सकते हैं। हो सकता है कि वे दूसरे धर्म के हो, या उनकी गरीबी के कारण, या अलग भाषा बोलते हो, उनका कल्चर अलग है, सामाजिक हैसियत में कम है। कई कारण से उनको हाशियाकरण महसूस करना पड़ता है। हाशियाई समूह को समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास होता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब ये है कि हाशियाकरण किसी एक दायरे में महसूस नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दायरे में समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस चैप्टर में हम ऐसे दो समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। अक्सर आपने अपने आसपास आदिवासी समूह को जरूर देखा होगा, जो कई बार एक जगह पर रुकते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वे वह जगह छोड़ के किसी अन्य जगह पर चले जाते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन आदिवासियों का भी अपना घर था, अपना गांव था, जहां उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्हें जंगल से मिल जाया करती थी। वे असम उड़ीसा के जंगल में रहते थे, जहाँ पे उनको उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों को मिलता था, और वे प्रकृति को बहुत आदर करते हैं, नदियों को साफ रखने में विश्वास रखते हैं। वो अपने संसार में खुशी खुशी रह रहे थे। तभी अचानक वहाँ जंगल में वन विभाग के अफसर आए, ठेकेदार आए, और उन्होंने जंगल को साफ कर दिया। आदिवासी वो उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि अगर वो उन्हें रोकते तो उनको मारा पीटा जाता और फिर कोर्ट में घसीटा जाता, जहां उनको वकील भी नहीं मिलता और वो अपना मुकदमा नहीं लड़ पाते। ठेकेदारों द्वारा कहा गया था कि वो जिस ज़मीन पे रहते हैं उनके अंदर लोहे का भंडार है जिसे वे निकालना चाहते हैं, और उनको कहा गया था कि आप ये ज़मीन बेच दो, इसके बदले में हम आपको नौकरी और अच्छे पैसे देंगे। जमीन और पैसे की लालच देके उन्होंने कई आदिवासियों से अंगूठे के निशान लगवा लिए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची थी। बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ के जाने लगे और अपने आसपास के कस्बों में काम धंधे करके अपना समय बिताने लगे थे। तभी उन लोगों ने, जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं बेची थी, उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया गया। उन्हें तरह तरह के धमकाने लगे। आखिरकार उन आदिवासियों को अपने ज़मीन बेचने पड़े, छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा, और उनकी जो पुरखों की निशानी थी वो रातों रात ख़त्म हो गई। 30 एकड़ ज़मीन के बदले उन्हें थोड़े से पैसे दिए गए और फिर उन्हें वहाँ से जाने को कहा गया। अब हम जानते हैं कि आखिर ये आदिवासी कौन होते हैं। तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। इन सब का नाम भी आपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़रूर सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से भी ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
और फिर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्री है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में आदिवासी की संख्या ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60% से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह भी रहते हैं। आदिवासी को ही जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंज में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी के आसपास बौद्ध और ईसाई धर्म और शाक्त, वैष्णव भक्त आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासी के धर्मों के आसपास साम्राज्य में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम की शक्तियाँ एवं तंत्रिका परंपरा इसी के उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया था, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। उन्होंने ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पे प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पे भी वो पत्रिकाएं मौजूद होती हैं। आदिवासियों के भी कुछ परंपरागत उनकी पोशाक हैं, जिनमें वो डांस करते हैं और फिर उनका अपना एक रीति रिवाज है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी ही रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। हमारे देश में आदिवासी को एक खास तरह से पेश किया जाता है। अक्सर स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते हुए ही दिखाते हैं। इसके अलावा हम उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक और पुराने किस्म का पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं और किसी खास समुदाय को बनी बनाई छवियों में देखने की वजह से ही समुदाय को अक्सर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगल का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे कीमती इमारती, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद जैसे कि मोम, शहद, लाख और स्वयं जानवर भी, जो कि हाथी, शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगल में ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ते रहने में जंगल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियों में लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता में गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के अंत तक हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों पर आदिवासियों के पास ही जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियायतों और राजवाड़ाओं के अधीन नहीं थे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधन के लिए आदिवासी पर निर्भर रहते थे।
औपनिवेशिक शासन के पहले आदिवासी समूह शिकार और चीजें बिनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। ये परंपराएं उनकी अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 साल में आए आर्थिक बदलाव और वन नीतियों और राज्य के निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों और निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक कोई सीधी पहुंच है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे कि मॉरिशस, कैरेबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम के उन श्रम के बूतों पर ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। आज असम अपने चाय के लिए इतना प्रसिद्ध है, जो आदिवासियों की वजह से ही संभव हो पाया है। यहाँ आपको एक इमेज दिखने की मिल रही है। ये इमेज उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यायगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यायगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। ये एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इन आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना पर जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी इनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए लकड़ी और खेती व उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल इंडस्ट्रियल परियोजना के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन तो जबरन छीन ली गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन भी बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता लगता है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले में से 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी ही रहे हैं। आदिवासी के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनमें से 79% आदिवासी ही थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों और जलाशय में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क जो कि 40,564 वर्ग किलोमीटर में है और 543 वन्य जीव अभयारण्य जो कि 1,19,776 वर्ग किलोमीटर में है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पे, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पे और 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पे और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। इन आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह हमारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समूह आजीविका और भोजन के लिए मुख्य स्रोतों से वंचित हो गए हैं। अपने परंपरागत निवास स्थलों के छीनने जाने पर उसी की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों, निर्माण स्थलों पे बहुत ही मामूली वेतन पे नौकरियाँ करनी पड़ती है। वे इस तरह की गरीबी और लाचारी के जाल में बंधते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं।
ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं। इसी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम होती है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपरागत रीति रिवाज गंवा देते हैं जो उनके ज़मीन और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी ज़मीन छीन ली और बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक भी होती है। अब हम जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भी कैसे हाशियाकरण किया जाता है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उतने लाभ नहीं मिलते जाते हैं। मूलभूत सुविधा की यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें बताया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को कितने % पक्का घर, बिजली और पानी मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ सिख को 91.3% पक्का घर है, वहीं मुस्लिम को 63.8% और हिंदू को 65.4% पक्का। 2011 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में टोटल लिटरेसी रेट 74% है, जिसमें से हिंदू 63% लिटरेट है, वहीं जैन 86% जो कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, और सबसे कम मुस्लिम की है 57%। इसी तरह सरकारी नौकरी में भी आप मुसलमानों का परसेंटेज दे सकते हैं। उनकी टोटल आबादी का सिर्फ 13.5% ही है जो सरकारी नौकरी में भी हैं। ये सभी बातें यह बताती है कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। इस रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार में अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से ही मिलती जुलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो 7 से 16 वर्ष के बच्चे मुसलमानों के बच्चे की तुलना में, जैसे अन्य सामाजिक धर्म के बच्चे जितने पढ़े होते हैं उनकी तुलना में बहुत कम लिटरेट होते हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाई के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैजा टोपी का चलन दिखाई देता है। इसी कारण से बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारणों से उन्हें अक्सर अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकियों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों की इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में रहते हैं या पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिसके कारण
अक्सर उनका घेटुआइजेशन होने लगा है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा हिंसा को जन्म दे देती है। मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रही है। इन सारे समूह के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी को बराबर जिम्मेवारी बनती है। इसके बिना ना तो हम उस संविधान की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। हमारे देश में और भी हाशियाई समूह हैं। इन्हीं हाशियाई समूह में दलित भी आते हैं। दलित का मतलब ही होता है जिन्हें दबाया गया है। लेकिन हाशियाई समूह का भी जीवन बदलता है और बदल सकता है अगर वे चाहें तो। हमें ऐसा लगता है कि मुस्लिम लोग अपने बच्चे को सिर्फ मदरसे में ही भेजना चाहते हैं, लेकिन एक आंकड़ों से पता लगता है कि केवल 4% मुसलमान ही ऐसे हैं जिनके बच्चे मदरसे में जाते हैं। 66% जो बच्चे हैं वे सरकारी और 30% मुसलमानी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नीचे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जो आपके स्पेशली सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ऊंच नीच। ऊंच नीच क्या होता है? तो व्यक्तियों या चीज़ों के बीच एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत, और जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है वो अक्सर ऊंचे पैदानों पे होते हैं। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। अब घेटुआइजेशन भी एक वर्ड आया था इस पेज में। तो घेटुआइजेशन क्या है? आमतौर पे ऐसे इलाकों या बस्तियों के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटुआइजेशन इस स्थिति पर पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने की ज़्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह से समाज से कटता चला जाता है। मुख्य धारा क्या होते हैं? तो कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को ही मुख्य धारा कहा जाता है। लेकिन इस चैप्टर में एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाज और प्रचलनों को सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदाय को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली और वर्चस्वशाली समूह। विस्थापित का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया गया है। कुपोषित ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक